फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई? मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो शुरुआत किस विजय से हुई? तो अंग से हुई थी। और इसका अंत कब हुआ? तो कलिंग विजय से। यानी मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत अंग विजय से हुई तथा कलिंग विजय से इसका अंत हुआ। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश राजवंश था कौन सा? तो शिशु नागवंश। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शिशु नागवंश। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? तो कौन सी नदी? तो सोन एवं गंगा। सोन एवं गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसा था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो पाटलिपुत्र का ही कुसुमपुर नाम था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाया था। किसने? बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो किसने किया था मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार? तो महापद नंद ने। कहा कौन किया था? तो महापद नंद ने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार की राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो ये कहाँ से ली थी? तो तक्षशिला से। कहाँ से इन्होंने ये शिक्षा ली थी जीवक ने? तो तक्षशिला से ली थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था और वह किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था और फिलिप द्वितीय का ये पुत्र था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? तो ये मकदूनिया का शासक था। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? तो ये 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो ये 326 ईस्वी पूर्व में शुरू किया। कब शुरू किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था?
तो किस वंश का शासन था? तो पुरु वंश का शासन था। और पूछ रहा है क्वेश्चन, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? तो पोरस था। कौन था? पोरस था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पिज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाइडेस्पिज का भारतीय नाम क्या है? तो इसका भारतीय नाम वितस्ता या झेलम इसका भारतीय नाम है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया? तो किसको सौंपकर? तो सेल्यूकस को सौंपकर। किसको? सेल्यूकस को सौंपकर ये अपने देश यूनान के लिए प्रस्थान कर गया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कौन है? एरियन है। कौन है? एरियन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जब उठाकर देखेंगे पेपर तो मिलेगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अलेक्जेंड्रिया ऑफ दी एराकोनियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो सिकंदर ने की थी। किसने की थी? सिकंदर ने की थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लेखक कौन है? यानी एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं। पहला पूछ रहा है आपका, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? तो इंडिका है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है इसके लेखक। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और उसकी माता का नाम क्या था? तो मूरा था। क्या था उनकी माता का नाम? तो मूरा था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? तो कौन थे? चाणक्य थे। इनका दो नाम और है, एक है विष्णुगुप्त और दूसरा है कौटिल्य। चलिए यानी इनका 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? तो किसके विरुद्ध था? तो मगध के विरुद्ध था और ये अभियान इनका असफल रहा। तो चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? तो राजा बनने के पहले ये जो अभियान था ये पंजाब एवं सिंध के विरुद्ध था और यूनानियों को इन्होंने परास्त किया यानी पराजित किया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? तो किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? तो घनानंद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? घनानंद के विरुद्ध। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये कब बैठा? तो 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? तो किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो उसने किसे अपना राजदूत नियुक्त किया था? तो मेगस्थनीज को। किसको किया था? तो मेगस्थनीज को उसने अपना राजदूत नियुक्त किया था। किसने किया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने किया था। और किसके दरबार में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का। किस धर्म का? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? तो कौन सा धर्म? जैन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। कब? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में। शुरुआती में वो ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए थे और अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में और उपवास के कारण हुई थी। किस कारण हुई थी? तो उपवास के कारण हुई थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 298 ईस्वी पूर्व में बैठा। कब बैठा? 298 ईस्वी पूर्व में ये बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है इनको? तो भद्रसार कहा गया है यानी वारिसार कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सा उपाधि उन्होंने धारण किया था? तो अमित्रघात का उपाधि उन्होंने धारण किया था। और किसके अनुसार? तो यूनानी ग्रंथों के अनुसार। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अमित्रघात, यहाँ पे घात होगा, अमित्रघात शब्द का क्या अर्थ होता है? मतलब क्या अर्थ होता है या क्या अर्थ है? तो शत्रु विनाशक। अमित्रघात शब्द का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो सिंह सेन कहते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार के राजदरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो कौन था? तो डायोनियस था। इनका राजदूत कौन था? तो डायोनियस था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सोरिया के सम्राट एंटिओकस प्रथम का
सम्राट एंटिओकस प्रथम का राजदूत कौन था? कहाँ के सम्राट? तो सोरिया के सम्राट एंटिओकस प्रथम का राजदूत कौन था? और किसके दरबार में आने वाला? तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला। तो कौन था? तो डायमेकस था। कौन था? डायमेकस था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो किसकी मांग की थी? तो चलिए देखते हैं। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो सबसे पहले वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी बिंदुसार कौन? तो बिंदुसार। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कौन हुआ? तो अशोक हुआ। कौन हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी? तो अशोक हुआ बिंदुसार का उत्तराधिकारी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो कहाँ का था? तो अवंती का था, यानी उज्जैन का उपराजा था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवानाम प्रिय की उपाधि उन्होंने धारण की, यानी देवताओं का प्रिय। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है अशोक को पुराणों में? तो अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिंगली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? सिंगली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस ग्रंथ में? तो सिंगली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा शिलालेख में अशोक का स्पष्ट रूप से नाम अशोक मिलता है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो किस में मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? क्या थी? तो पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो किसको उन्होंने अपने राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? तो ब्राह्मणी लिपि को उसने राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था ये? तो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कलिंग युद्ध के बाद
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, वह मथुरा का रहने वाला था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो उन्होंने बोध गया की यात्रा की सर्वप्रथम। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और कहाँ? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था इन्होंने। कहाँ भेजा था इन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्री को? तो श्रीलंका भेजा था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बौद्ध भिक्षु में अनैतिक आचरण था। क्या था? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण का होना। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया? अशोक के शिलालेख को क्या कहा गया? तो राज्यादेश या शासनादेश। अशोक के शिलालेखों को राज्यादेश या शासनादेश कहा गया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और वे कौन कौन हैं? तो 3 भागों में बांटा गया है अशोक के अभिलेख को, और वे हैं शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में बांटा गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? तो अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या 14 है और ये 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से ये प्राप्त हुआ है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं स्तंभों लेखों की भाषा एवं लिपि है प्राकृत एवं ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? तो 8वां शिलालेख से प्राप्त होता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? तो 13वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 13वां अभिलेख। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? कब तथा किसके द्वारा? तो सर्वप्रथम गिरनार की खोज हुई थी और ये हुई थी 1822 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो ये कैप्टन लेटार्ड के द्वारा हुई थी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तो भब्रू शिलालेख में इन्होंने अपने को मगध का राजा कहा है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के गुहा लेखों की संख्या, अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 3 है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक की गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो ये कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? ये बराबर की। ये कहाँ है? तो ये गया में है। और ये कहाँ है? बिहार में है। गया कहाँ है? तो बिहार में है। तो चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या हैं? तो क्या है नाम इसके? चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके नाम। सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल। क्या नाम है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? तो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो कौन सा नगर था? तो तक्षशिला था। कौन सा नगर था? तक्षशिला था। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? तो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले विजय प्राप्त की। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्राक्ष के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? तो विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास का अर्थशास्त्र का है? किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास अर्थशास्त्र का है? तो इंडिका। और ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में ये लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में चाणक्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था मूल रूप से। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो ये मेगस्थनीज का कथन है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसका कथन है? तो ये मेगस्थनीज का कथन है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत का, एक मिनट, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये तो चाणक्य को कहा जाता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? तो ये अशोक की राजधानी रही। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? अशोक ने अपने काल में हुए तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को भेजा था। किसे भेजा था इसने? कुणाल को भेजा था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी एवं खरोष्ठी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता था, जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, वो अभिलेख है
एरागुडी लघु शिलालेख। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक के माता का नाम क्या था? तो अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था अशोक के माता का नाम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये मेगस्थनीज ने किया है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसने करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? तो 187 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर मगध के सिंहासन पर शुंग वंश की स्थापना की। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कहाँ स्थापित की दूसरी राजधानी? तो विदिशा में। कहाँ स्थापित की? विदिशा में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? तो डेमेट्रियस के नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यौनों यानी यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो मिनांडर उर्फ मिलिंद के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे पुरोहित? पतंजलि थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो 148 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई थी। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कौन हुआ था? तो अग्निमित्र हुआ था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिससे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? तो कौन था? तो देवभूति था। देवभूति को उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? किसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? तो शिमुक ने। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो किस धर्म को इन्होंने राजधर्म घोषित किया? तो वैदिक धर्म को। किस धर्म को? वैदिक धर्म को इन्होंने राजधर्म घोषित किया। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। किसे देता है? पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो संस्कृत भाषा को। शुंग काल में राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो कौन सा? विदिशा था। कौन सा था? विदिशा नगर जो था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र
जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। तो कौन थे? मनु। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा। तो कौन थे वो? पतंजलि। ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? तो मनुस्मृति से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित। हर्षचरित के माध्यम से हम लोग कण्व वंश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में थी। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सातवाहनों की लिपि क्या थी? सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी सातवाहनों की। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।